गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक विद पदार्थ विज्ञान सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने पेपर 2 के चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 के बारे में देखेंगे, या फिर अगर हम लोग लाइन से देखते हैं तो ये चैप्टर नंबर 13 होता है। पेपर 1 की भी अगर बात कर ले तो चैप्टर नंबर 13 होता है, जिसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग ने पहले क्या क्या चीज़ें कर ली थी और प्रमाण का कौन कौन से प्रमाण देख लिए थे हम लोग ने। तो प्रमाण चरक ने बताए थे सूत्र स्थान में कि 4 प्रमाण होते हैं। 4 प्रमाण में सबसे पहला आता था आप्तोपदेश, ठीक है, आप्तोपदेश। दूसरा आता था प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष। तीसरा आता है अनुमान और चौथा आता है युक्ति, चौथा आता है युक्ति, ठीक है। तो ये 4 प्रमाण होते हैं चरक के अकॉर्डिंग। सूत्र स्थान में उन्होंने बताया था, बाकी विमान स्थान में उन्होंने युक्ति हटा दिया था, सिर्फ ये 3 रखे थे। और आप तो पुरुष के लिए उन्होंने ये वाला प्रमाण हटा के, क्योंकि वो खुद ही ज्ञानी पुरुष हैं, तो उनके लिए प्रत्यक्ष और अनुमान ही रखा था विमान स्थान में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू भी आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है आपके वाइवा और इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये प्रमाण हम लोग ने देखा, जिसमें हम लोग ने आप्तोपदेश को पहले हम लोग ने इससे पहले वाली वीडियो में सेकेंड चैप्टर में अच्छे तरीके से डिटेल में देख लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। आप्तोपदेश हम लोगों ने देखा था कि जो आप्त पुरुष होते हैं, जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, रज और तम से मुक्त होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा सा श्लोक था 4 लाइन का। वो बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक, तो जो कि आपको याद करना है। वैसे ही सारे प्रमाणों के एक श्लोक होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एक क्या 2 श्लोक होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम्पल वाले श्लोक भी, और वो आपको याद करने होंगे। और अगर प्रमाण आएगा तो वो श्लोक्स आपको लिखने पड़ेंगे, वो श्लोक्स के ही नंबर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो आप्त पुरुष होता है, रज और तम से मुक्त होता है, जो झूठ नहीं बोलते, जो बहुत ज्ञानी होते हैं, ठीक है, और विशुद्ध होते हैं, वो लोग जो अपना उपदेश देते हैं उसे आप्तोपदेश कहते हैं। उनके जो वचन होते हैं उनको आप्तोपदेश कहते हैं। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। अब हम लोग इस चैप्टर में प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में देखेंगे। प्रत्यक्ष मतलब होता है आंखों से देखा हुआ, आंखों के समीप, ठीक है, आंखों के सन्निकट। प्रति अक्षय मतलब आंखों के सन्निकट, आंखों के समीप। अब आंखों से ही सिर्फ यहाँ पे नहीं लेंगे कि हाँ सिर्फ आंखों से देखी हुई ज्ञान ही, आंखों से देखी हुई चीज़ें ही प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। अब 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए कौन कौन से होते हैं। आँख, नाक, ठीक है, जीवा, त्वचा, ठीक है, कान, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ज्ञानेंद्रिय होती हैं और इनके द्वारा जो ज्ञान हम लोग लेते हैं, जैसे टेस्ट करा हम लोगों ने, तो टेस्ट करना भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर आता है। कानों से सुना, वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। और अब हम लोग ने टच करके देखा, ये सारी चीज़ें भी प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आती हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण का थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा कि हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण में बात किस चीज़ की करेंगे, कि जो हम लोगों को ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान हम लोग लेंगे मन की मदद से, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, ठीक है। अब ज्ञानोत्पत्ति, किस तरीके से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब जैसे हम लोगों ने कोई चीज़ है, ये कोई सेंटेंस है, उसको एक बार पढ़ा, कैसे पढ़ेंगे, आंखों से देखेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। आत्मा का भी वहाँ यूज होगा, ठीक है। और जो अर्थ होंगे इंद्रियों के, वो भी वहाँ पे होंगे। इस 4 चीज़ों की मदद से, 4 कारणों की मदद से ज्ञान की उत्पत्ति हो पाती है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने बोला कि अभी हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको आपके अंदर से जब आपने प्रत्यक्ष प्रमाण का नाम सुना, ठीक है, या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण को यहाँ पे लिखा हुआ देखा, तो आपके मन में प्रत्यक्ष प्रमाण की एक इमेज आ गई कि हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होने वाला है। और आप जब मन लगा के सुन रहे हैं तभी आपको इसका मतलब भी समझ में आ रहा है। अभी आप कहीं और देखने लगें या फिर आपका मन कहीं और चला जाए, तो अगर मैं कुछ भी बोलता रहूँगा तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। जैसे पास में रखी हुई घड़ी जो होती है, उस पर अगर हम लोग वो ना रखें, मन ना लगाएं, तो उसकी टक टक की आवाज़ नहीं आती। लेकिन अगर हम लोग पास में रखी हुई घड़ी पे मन लगा के उसे अच्छे तरीके से सुनते हैं, तो उसकी घड़ी की टक 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 आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये मन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने में। इसीलिए सब कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ाई करो, क्योंकि मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तभी वो चीज़ें
हम लोग ग्रहण कर पाएंगे, उस ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण की बात करते हैं। और ये हाँ, ज्ञानोत्पत्ति समझ में आ गया ना कि 4 चीजें होती हैं, आत्मा, मन, ज्ञानेंद्रिय और उसके अर्थ। ये 4 हेतु जो होते हैं, इनकी मदद से ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मा आपको पता ही है, मन पता है, ज्ञानेंद्रिय 5 होते हैं, अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था फर्स्ट पेपर में, वो होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनकी मदद से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आगे चलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण। यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण का ये जो लक्षण वाला श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक का श्लोक है, आत्मेन्द्रिय मनो अर्थनाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्त तदात्वा ही या बुद्धि प्रत्यक्षम स निरुच्यते। ठीक है, अब इसमें क्या है, आत्म, आत्म मतलब आत्मा, आत्मा, इंद्रिय, इंद्रिय, मन और अर्थ, पंचर्थ। सन्निकर्षात् प्रवर्तते, सन्निकर्षात् मतलब एक दूसरे से मिलना, इन सबके मेल से, ठीक है, जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है या फिर ज्ञान हम लोग देखते हैं, वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आई थिंक। ठीक है, आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के संबंध से उस समय तत्काल जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। इसके बाद एक और श्लोक है जो चरक ने ही दिया है, जो कि विमान स्थान का है, प्रत्यक्षम तु खलु तद्यत् स्वयं इंद्रिय मनसा चा उपलभ्यते। ठीक है, जो स्वयं साक्षात इंद्रिय और मन द्वारा प्राप्त हो वह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जैसे कानों से सुनना, आंखों से देखना, और उससे जो ज्ञान हम लोग को मिलता है वो। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण के हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, भेद की बात करते हैं कि कितने भेद होते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के। तो 2 भेद होते हैं, निविकल्प और सविकल्प। फिर सविकल्प में भी लौकिक और अलौकिक। फिर लौकिक में भी बाह्य, अभ्यंतर। अभी हम लोग इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो इतना लोड मत लीजिए, सब एकदम से चीज़ें नहीं आती, धीरे धीरे आती हैं। फिर बाह्य में अपना ये आ गया, घ्राणज, रसन, चक्षुष, स्पर्शन और श्रोत्रिय। अभ्यंतर में मानस। और अलौकिक में सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज, और योगज में युक्ति और युंजन। अभी सबके बारे में सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उसकी चिंता मत करिए। पहले ये टेबल याद कर लीजिए कि टेबल है क्या, और ये टेबल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेबल है इस प्रत्यक्ष प्रमाण की। अगर हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं तो अगर आप लोगों के पेपर में आता है 10 नंबर में, तो ये टेबल ज़रूर बनानी पड़ेगी आपको। डायरेक्ट 5 नंबर में इसके भेद लिखने को भी आ जाता है, तो भेद लिखने में भी ये बहुत इम्पोर्टेंस रखेगा। फिर जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद थे, निविकल्प और सविकल्प। तो निविकल्प में क्या होता है, तो निविकल्प में क्या होता है कि दूर पर कोई जैसे चीज़ रखी है और हम लोग को समझ नहीं आ रहा है वो है क्या, जैसे ऐसे 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 कोई है, कोई चीज़ है, ठीक है, दूर से हम लोग देख रहे हैं, बहुत दूर से ऐसे कुछ लग रहा है, ठीक है, तो इसको देख के हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या यार, ये या पेड़ है या कोई इंसान है, क्या है। तो वो जो ज्ञान होता है, वो जो प्रत्यक्ष होता है कि हाँ थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि यार है क्या वो, तो उसे कहते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष। तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष में यही लिखा हुआ है इसमें कि दूर पर स्थित किसी वस्तु का जब हमें दूरास्त रहने के कारण उसका नाम, प्रकृति, जाति, कर्म आदि, मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका पता नहीं चल पाता, उसका ज्ञान नहीं हो पाता, और उस संबंध में केवल इतना ही पता चलता है कि यार वो कुछ तो है, कुछ तो है, क्या है पता नहीं। तो उसी को कहते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष। सविकल्प प्रत्यक्ष में इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जैसे कोई चीज हम लोगों ने देखा, हम लोग को एग्जैक्टली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल गया, देन वो प्रत्यक्ष सविकल्प प्रत्यक्ष हो जाएगा। जैसे जिस ज्ञान में वस्तु के नाम, स्वरूप, जाति, गुण तथा विशेषण विशेष आदि का हमें ज्ञान हो जाता है, वह सविकल्प प्रत्यक्ष होता है। अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का स्वरूप, अब इसमें बता रहे हैं कि सन्निकर्ष का क्या स्वरूप होता है, और फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के प्रकार देखेंगे, जो कि 5 नंबर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण से बात कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण में मेनली क्वेश्चंस बनते हैं ये, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के प्रकार पूछ लेगा, या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक भाव पूछ लेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ऐसे ही अनुमान में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेत्वाभास और साध्य हेतु, ये सारी चीज़ें होती हैं। और हम लोग ने आप्तोपदेश पढ़ा था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी, शब्दार्थ बोधक वृत्तियाँ, और उसमें हेतु क्या होता है, ठीक है, शब्दार्थ ज्ञान में हेतु। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं, 5 नंबर में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप से आते हैं ना टॉपिक, इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखा करिए, क्योंकि डायरेक्ट कोई ऐसे नहीं पूछता कि प्रत्यक्ष ज्ञान बताए, प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ। प्रत्यक्ष प्रमाण आएगा तो लॉन्ग में आ सकता है, बाकी 5 नंबर में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो इसका क्या मतलब है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष? तो सन्निकर्षो न संबंधा, मतलब सन्निकर्ष संबंध को कहते हैं। आत्मा, मन और इंद्रियों को अपने अपने विषय के साथ, विषयों के प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु जो संबंध होता है, और इस प्रकार मन भी अपने विषयों के साथ जो संबंध होता है, वह संबंध सन्निकर्ष कहा जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, इंद्रियों का मेल, इंद्रियों का अपने अर्थ के साथ, इंद्रिय प्लस अर्थ का सन्निकर्ष, मतलब जोड़, मेल, इन दोनों का प्लस कर दो, इसको प्लस, इसका सन्निकर्ष, इसका संयोग, इसको कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। मतलब समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखो, जैसे इंद्रियां होती हैं और अर्थ होते हैं, उसके अर्थ क्या होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब जैसे शब्द है, तो शब्द किसके द्वारा सुनेंगे? श्रोतेंद्रिय के द्वारा, श्रोतेंद्रिय। स्पर्श क्या है? स्पर्श हम लोग त्वगेंद्रिय द्वारा, त्वक इंद्रिय। रूप क्या है? आंखों के द्वारा, ठीक है, चक्षुरेंद्रिय। रस क्या है? जीवा के द्वारा, जीवा। और गंध क्या है? अपना घ्राण के द्वारा, घ्राण मतलब नाक। तो ये जो इंद्रिय होती हैं और ये जो उसके अर्थ होते हैं, इन दोनों का ही मेल कराना इज इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इनका अपने अर्थ के साथ मिलना इज इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है वह देखते हैं। जैसे बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान इसी सन्निकर्ष से होता है। मतलब जो बाहर की चीज़ें होती हैं, जो हम लोग अपने आउटर वर्ल्ड में चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं या फिर स्मेल करते हैं, वो सारा ज्ञान इसी के अकॉर्डिंग ही होता है। अब क्या प्रकार होते हैं, किस तरीके से हम लोग को इंद्रियां जो होती हैं वो अपने अर्थ के साथ मिलती हैं, उसकी बात करेंगे। तो ये 6 तरीके से होता है, 6 प्रकार का होता है। पहला संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय और संवेद समवाय, और फिर विशेषण विशेष्य भाव। आप कहेंगे क्या है, मतलब इतना क्या कंफ्यूजिंग नाम दिया हुआ है। तो संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेषण विशेष्य भाव। ये याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट है, इसलिए याद करना पड़ेगा। अभी हम लोग इसका मतलब देखेंगे तो और अच्छे तरीके से और इजीली याद हो जाएगा। जैसे पहला है संयोग सन्निकर्ष। तो सिंपल, अपनी आंखों का या फिर इंद्रियों का जो भी वस्तु है उससे डायरेक्ट संयोग होना, प्रत्यक्ष ज्ञान उससे उत्पन्न होना, सिंपल, वह संयोग सन्निकर्ष कहलाता है। कोई भी चीज़ है, जैसे आपके मोबाइल स्क्रीन, आप मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं, तो मोबाइल से आपकी आंखों का जो वो है संयोग है, उसे यहाँ पे संयोग सन्निकर्ष कहेंगे, ठीक है। तो उससे जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है कि हाँ ये फोन है, ये फोन की स्क्रीन है, वो होता है। फिर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तो संयुक्त समवाय, जैसे घट एक द्रव्य है और उसमें श्यामादि रूप गुण समवाय संबंध है। अब जैसे एक एग्जांपल आपके रियल लाइफ से देते हैं, क्योंकि जो बुक में लिखे हैं एग्जांपल थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, क्योंकि यार आप रिलेट नहीं कर पाते। अब एक एग्जांपल देते हैं आपसे। जैसे आपका फ़ोन है, तो फ़ोन की तरफ आपने देखा कि ये फ़ोन है, ये हो गया संयोग सन्निकर्ष,
ठीक है, संयोग सन्निकर्ष। अब आपने देखा कि फोन किस कलर का है, ब्लैक कलर का है, तो ये चीज हो गया संयुक्त समवाय। जो उसके गुण होते हैं उसके बारे में पता करना, उसके बारे में ज्ञान होना किस सन्निकर्ष की वजह से होता है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से। क्योंकि समवाय संबंध में जो उसके गुण होते हैं जो उससे अलग नहीं हो सकते। अगर फोन ब्लैक कलर का है तो फोन ब्लैक कलर का ही रहेगा, उसे आप बदल नहीं सकते। अगर बदल लेंगे तो वो फोन नहीं रह जाएगा, कोई और फोन बन जाएगा। तो जो समवाय संबंध होता है, जो अलग ना किया जा सके ऐसा गुण, ऐसा संबंध, वो होता है समवाय संबंध। उससे जो हम लोग देखते हैं, उसे हम लोग जो समवाय संबंध वाली चीज होती है, ये फोन से समवाय संबंध में क्या है, उसका ब्लैक कलर का होना। तो उस ब्लैक कलर को देखना, उस ब्लैक कलर का ज्ञान होना इज थ्रू संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। आई होप इससे और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं बुक में क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि घट एक द्रव्य है और उसमें श्यामादि रूप गुण स्वरूप समवाय संबंध है। कि मतलब जो घड़ा है उसमें जो कलर है, उसकी चीजें हैं जो समवाय संबंध वाली हैं, वो समवाय संबंध वाली। अब जब चक्षु का घट से संयुक्त होता है, अब जैसे संयोग वाला सन्निकर्ष है, जब घट से संयुक्त हुआ उस समय घट से समवाय संबंध में रहने वाले जो उसके कलर हैं या उसके जो गुण हैं कि रफ है कैसा है, वो जब आंखों से हम लोग उसे देखते हैं, आंखों से उसका संबंध होता है, आंखों से प्रत्यक्ष होता है, तो उसे हम लोग संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लगता है कि इससे ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन कहीं मिल रहा है तो आप बता सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सारी चीज़ें कवर करके इस तरीके से डिटेल में बताना, इस तरीके से अच्छे तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल्स और रिलेटेबल एग्जांपल्स लेना बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो हेड्स ऑफ टू देम, बाकी बहुत लोग नहीं करते हैं। सब लोग टॉफी दे रहे हैं, सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर। ठीक है, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। अब जैसे पदार्थ ज्ञान है तो पदार्थ ज्ञान में छोटी वीडियोस नहीं बन सकती यार। रचना शरीर हो गया, क्रिया शरीर हो गया, संस्कृत हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा आयुर्वेद पोर्शन में डीप में नहीं जाना होता है, मेन मेन चीज़ें ही पढ़नी होती हैं। तो इसमें छोटी वीडियोस का कुछ समझ में भी आता है, तब भी बहुत छोटी नहीं बन सकती। लेकिन इसका नहीं समझ में आता है, इसका आधे घंटे से कम का अगर कहीं लेक्चर मिल रहा है ना, तो ये सोच लो कि यार कुछ तो दिक्कत है यार, या तो इसमें कुछ चीज़ें छोड़ी होंगी या तो फिर उड़ा दिया है या फिर डीप में नहीं गए, जिससे आपको दिक्कत होती है। पदार्थ विज्ञान में आता है, अच्छे खासा आता है और डिटेल में आता है, तो इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। और अगर आप एग्ज़ाम के आखिरी एक दिन पहले पढ़ने आ रहे हैं तो नोट्स ले लो, नोट्स से पढ़ाई कर लो, बट छोड़ो नहीं कुछ, क्योंकि छोड़ दोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। और जैसे रचना शरीर, क्रिया शरीर, संस्कृत, ये सब तो कर सकते हैं छोटे में, अभी चालू करेंगे। अब बाकी सीरीज़ भी रचना शरीर की, अभी ये पदार्थ विज्ञान की सीरीज़ कंप्लीट ही होने वाली है, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग रचना शरीर की सीरीज़ करेंगे जो कि मस्त होगी, मज़ा आएगा। सबसे बेस्ट रचना शरीर की सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस वक्त। ठीक है, तो चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। तो इसका क्या लिखा हुआ है कि चक्षु इंद्रिय द्वारा संयुक्त घट होने पर घट के रंग रूप का सामान्य रूप जो उसमें समवाय संबंध से प्रत्यक्ष होता है उसे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। कहेंगे क्या, कुछ समझ ही नहीं आया, ये क्या था? तो इसको कैसे समझेंगे? देखो, जब भी कुछ समझ ना आए तो सिंपल सी बात है, आपका मन वहां पे नहीं लगा है। अगर जब तक मन नहीं लगेगा अच्छे तरीके से, तब तक कोई भी ज्ञान आपको ग्रहण नहीं हो सकता। तो एक बार फिर से पढ़िए मन लगाकर। चक्षु इंद्रिय द्वारा संयुक्त घट होने पर घट के रंग रूप का सामान्य रूप, रंग रूप का सामान्य रूप जो कि उसमें समवाय संबंध में होता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे फोन का ही, तो फोन की तरफ हम लोगों ने देखा, ये हुआ संयोग सन्निकर्ष। ठीक है, फोन को घट से रिप्लेस कर सकते हो अगर आपको एग्जाम में लिखना है, बट अभी आप समझ सकते हैं फोन है, फोन को हम लोग ने देखा, हाँ ये फोन है, इसको हम लोग कहेंगे संयोग सन्निकर्ष। फोन किस कलर का है, ब्लैक कलर का है, इसको हम लोग कहेंगे अपना संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, और अब इसके अंदर की भी जो जाति होती है, जैसे रंग रूप है उसकी एक अपनी जाति है,
तो उस जाति के अंदर की चीज़ों का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान इज संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। जैसे ब्लैक कलर का था, हम लोगों ने देखा था फोन ब्लैक कलर का था। अब ये ब्लैक किस कलर का है? मैट ब्लैक है या फिर अपना शाइनी ब्लैक है? मैट है या शाइनी है? तो ये चीज़ का ज्ञान, इस चीज़ का ज्ञान जो उसकी जाति है ब्लैक कलर, उसके अंदर की चीज़ों का ज्ञान इस संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। ये थोड़ा और डीप में जब चीज़ें आप देखते हैं तब आता है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। ऊपर ऊपर से देखा संयोग, उसके अंदर कलर वलर देखा जो समवाय संबंध से था, वो हो गया अपना संयुक्त समवाय। फिर उसके बाद उस कलर में भी उस कलर का जो समवाय संबंध से चीज़ रह रही होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स रह रही होंगी, वो चीज़ का प्रत्यक्ष ज्ञान है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। अब इसका आगे देखते हैं। सबकी अपनी जाति होती है, ठीक है। अब जब ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर की अपनी जाति होती है कि हाँ ये ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर में भी दो तरीके के ब्लैक कलर आते हैं, मैट और शाइनी। तो मैट और शाइनी किस टाइप का है, इनका प्रत्यक्ष करना ही संयुक्त संवेद समवाय होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ घट में श्यामादि रूप में रूपत्व जाति और वह रूपत्व जाति में समवाय संबंध में रहते हैं। देखो अभी ऐसे बुक पढ़ते हैं आप, ये बुक पढ़ते या नोट्स पढ़ते, तो सिंपल नोट्स पढ़ने से चीज़ें अगर समझ में आने लगती तो टीचर का क्या ही काम होता, ठीक है। अब जैसे टीचर ने चीज़ें बताई तो आपने ये चीज़ें समझी, अच्छा हाँ इसका मतलब ये है, तब जाके आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हुई। तो इसलिए टीचर का महत्व होता है। इसलिए जो वीडियोस बनती हैं, वीडियोस देखते हैं, वो लोग ज़्यादा एज पे रहते हैं, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ उसमें मज़े कर रहे होंगे या फिर कोई एंटरटेनमेंट कर रहे होंगे। नहीं यार, पढ़ाई करने के लिए वीडियो बनाइए, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई वाली वीडियो है, पढ़ाई हो रही है। अब खुद पढ़ सकते थे तो ये वीडियो क्या जरूरत थी, क्या क्यों देख रहे होते लोग। अब ये है कि जितने लोग भी देखते हैं, कम लोग देखते हैं, लेकिन जितने लोग भी देखते हैं वो होते हैं टॉपर्स, क्योंकि उनको डीप में पढ़ना होता है। बाकी तो क्या ही है यार, सब BMS MBBS नहीं मिला तो BMS ले लिया, अब BMS को कोस रहे हैं यार। तुम उसके लायक नहीं हो यार। अगर BMS को तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो छोड़ दो BMS, क्योंकि BMS बहुत अच्छा कोर्स है और इसको जो कैरी फॉरवर्ड करेगा उसको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ये मैं लिख के देता हूँ। आगे से 10 साल बाद BMS की क्या वैल्यू होने वाली है, मतलब आयुर्वेदा की क्या वैल्यू होने वाली है, ये मैं बताऊंगा आपको, बस देखते रहिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जाति और जातिगत का समवाय जो होता है उसे समवाय होता है। देखो जाति और जातिगत, उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो समवाय संबंध में रहती हैं। फिर उसका जो प्रत्यक्ष होता है उसको संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष बोलते हैं। फिर समवाय सन्निकर्ष मतलब मेल, जो समवाय में रहता है। जैसे इंद्रिय है कोई भी, तो उसकी हम लोग ने अपने अर्थ की बात करी थी। जैसे शब्द था, तो शब्द क्या था, उसका अर्थ है, उसका गुण है। किसका गुण है? आकाश का। आकाश का गुण है शब्द। तो ये समवाय संबंध से रह रहा है। समवाय संबंध आपको पता है कि जो कभी ना खत्म होने वाला, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, दूसरे के बिना पहला नहीं रह सकता। दिस संबंधित समवाय संबंध। तो ये जो समवाय संबंध होता है इसको किसके द्वारा हम लोग देखते हैं? श्रोत के द्वारा। श्रोत मतलब क्या होता है? कान। तो कान के द्वारा हम लोग इसको सुनते हैं। तो ये इंद्रिय और ये इसका अर्थ, इनका जो सन्निकर्ष हो रहा है इसको कह रहे हैं समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, समझ में आ गया? और एक बार फिर से बता देता हूँ, आप रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके लिए, कि जो अपना इंद्रिय है, श्रोत इंद्रिय, उसके साथ उसका जो अर्थ है उसका समवाय संबंध रहता है और उस समवाय को कहते हैं समवाय सन्निकर्ष। मतलब ये इससे कभी अलग नहीं हो सकता, ये इससे कभी अलग नहीं हो सकता। और इस सन्निकर्ष को, इस मेल को कहते हैं समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। जैसे हम लोग आंखों से देख रहे हैं, तो आंखों से देखने के लिए आंखों की रोशनी का होना तो जरूरी है ना। उस फोन को देखने के लिए एक मीडियम का होना तो जरूरी है, लाइट का होना तो जरूरी है। तो उसी को हम लोग समवाय सन्निकर्ष कह रहे हैं कि उसके बिना हम लोग देख ही नहीं सकते यार, सुन ही नहीं सकते,
बोल ही नहीं सकते और अपना टच ही नहीं कर सकते। तो ये जो सन्निकर्ष होता है इसको हम लोग कहते हैं। जैसे पृथ्वी जहाँ महाभूत नहीं होगी वहाँ पे स्मेल की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। ये जान के रखो कि जहाँ पृथ्वी महाभूत नहीं है वहाँ पे स्मेल नहीं है। अगर किसी भी चीज़ में स्मेल आ रही है तो उसमें ये जान लो कि पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है, ज़्यादा है। तो इस सन्निकर्ष को कहते हैं समवाय सन्निकर्ष। ईजी बहुत। संवेद समवाय सन्निकर्ष। अब जैसे शब्द में जो शब्दत्व जाति, अब उसके अंदर भी उसकी जो जातियां होती हैं उससे जो सन्निकर्ष होता है इंद्रियों का, उसका संवेद समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। संवेद जहाँ पे आ जाए उससे जाति से आप लोग रिलेट करिएगा। बट यहाँ पे जब समवाय की बात करें तो इसमें जो शब्दत्व जाति है, शब्द स्पर्शत्व जाति है, ये सारी जहाँ से रिलेशन आ जाए तो वो हो गया संवेद समवाय। जहाँ पे आपका जो गुण है, गुण और गुण का जो अपना जाति होता है उससे जहाँ से रिलेशन आ जाए तो वो होता है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, संयुक्त जो किसी चीज़ की कोई चीज़ है उससे जो हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है। जैसे फ़ोन का हम लोग ने एग्जांपल लिया था, तो फ़ोन का एग्जांपल गुण वाली फ़ोन का ब्लैक कलर में भी मैट ब्लैक या शाइनी ब्लैक, वो हो गया संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। और नॉर्मल यहाँ पे जब बात कर रहे हैं शब्द का शब्दत्व जाति तो संवेद समवाय सन्निकर्ष की बात करते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू भी आता है इससे। विशेषण विशेष भाव, जब किसी का अभाव होता है, ठीक है, तो उसका अभाव जब जैसे पता चलता है तो उस अभाव का पता चलना, उसका इंद्रियों से प्रत्यक्ष होना इस विशेषण विशेष भाव। जैसे लिखा हुआ है अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान होना विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष है। जैसे भूतल पर घड़ा नहीं है, मतलब जमीन पर घड़ा नहीं है, उसका भाव है, ऐसा ज्ञान तब होता है जब घटाभाव भूतल का विशेष होता है। जैसे हाथों में आपने फोन पकड़ा हुआ है, अब फोन नहीं है हाथ में, तो आप देख रहे हैं हाथ में फोन नहीं है, तो ये चीज विशेषण विशेष भाव कहा जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हाथ आपके हाथ जो है जहाँ जिस पे आपने फोन पकड़ते हैं, फोन पकड़ा हुआ था, अब उसमें नहीं है, तो हाथ का जो था विशेष या विशेषण, तो ये दोनों एक दूसरे के विशेषण विशेष भाव थे। ठीक है, कि जो हाथ था उसका विशेषण था फोन, कि हाथ में फोन होता है, अब फोन नहीं है, फोन चला गया, तो अब इसका अभाव हो गया। तो इसको पता करना, ये चीज जो होती है, ये चीज विशेषण विशेष अभाव सन्निकर्ष कहलाती है। ठीक है, यहाँ घटाभाव विशेषण और भूतल विशेष्य होता है। समझ में आ गया होगा। अलौकिक प्रत्यक्ष के भेद देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के प्रकार देख लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। कुछ ना समझ में आए अभी भी तो एक बार उसमें लिख के बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। पेपर 2 में ऐसे ही नहीं सप्ली आती है, सबसे ज़्यादा सप्ली आती है पेपर 2 में पदार्थ ज्ञान के। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़िए यार, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं होता यार। अब जैसे अब पढ़ा दिया मैंने, अब इसमें सप्ली आ जाए, नहीं आ सकती अगर आपने अच्छे से पढ़ाए तो। अब अलौकिक देखते हैं, इतना अलौकिक ये जो था पूरा, ये हमारा हो गया। अब लौकिक देखते हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष के भेद देखो 3 होते हैं, सामान्य लक्षण प्रत्यसत्ति, ज्ञान लक्षण प्रत्यसत्ति और योगज। सामान्य लक्षण देखो, जैसे एक चीज को हम लोगों ने देखा, उससे जितनी भी चीजें होती हैं उससे रिलेटेड, उन सब चीजों के बारे में पता चल गया। जैसे हम लोगों ने एक फोन देखा, फोन के एग्जांपल से हम सारी चीजें समझेंगे। एक फोन देखा तो हम लोग को पता चला, अच्छा फोन ये होता है, ऐसा होता है फोन से हम लोग को सारे दुनिया भर के जितने फोन होते हैं उससे उसका एक पता चल गया, हाँ फोन इस तरीके के होते हैं। अब कभी भी हम लोग फोन देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, अच्छा ये होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है सामान्य लक्षण। जो उसके सामान्य लक्षण होते हैं उसको देखकर बाकियों के सामान्य लक्षण का पता चलना। जैसे इसका एक एग्जांपल है क्लासिकल, कि एक गाय को देखा हम लोगों ने, एक गाय को देखा और हम लोग को पता चल गया कि गाय इस तरीके की होती है। तो दुनिया भर की जितनी भी गायें होती हैं उनका ज्ञान हो गया हमें।
तो इसको सामान्य लक्षण प्रत्यय सत्य कह रहे हैं। ये अलौकिक प्रत्यक्ष है जो इस लोक की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, एक गाय को देखने से विश्व की समस्त गौ अथवा उसके वर्ग जाति ज्ञान चीजें पता चल जाती हैं कि हाँ इसके 4 पैर होते हैं गाय के, तो दुनिया भर की गायों के भी 4 पैर होंगे। तो ये चीज है सामान्य लक्षण प्रत्यय सत्य। और फिर ज्ञान लक्षण प्रत्यय सत्य क्या होता है, जैसे कोई भी चीज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बिना उसको टच करे, बिना उसको उस तरीके से देखे हुए, टच वच कर किए बिना उसे देखे हुए पता चल जाना। जैसे बर्फ देखा, बर्फ तो बर्फ को देखने से ही हमें पता चल गया ये ठंडा है। तो ये चीज ज्ञान लक्षण प्रत्यय सत्य के अंदर आता है। जैसे कोई जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे लावा होता है, लावा को हम लोग को देख के ही पता चल जाता है यार कि ये गर्म होगा। या फिर आग की बात करें तो आग को हम लोग टच करे बिना पता चल जाता है कि यार ये गर्म है। तो ये जो होता है ये ज्ञान लक्षण प्रत्यय सत्य कहलाता है। योगज सिंपल सी बात है, जो योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की जाती है उसे योगज कहते हैं, योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। इसके भी 2 टाइप होते हैं, युक्त और युंजन। युक्त क्या होता है, जैसे योगियों द्वारा प्राप्त ज्ञान जो सदैव बना रहता है, और युंजन जो चिंतापरक ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे युंजन और युक्ति की बात करें तो इसमें बहुत डिटेल में आपको नहीं करना है, बस एक पता होना चाहिए कि हाँ युक्त क्या होता है और युंजन क्या होता है। युक्त मतलब जैसे एक चीज ज्ञान प्राप्ति करी, अब वो है हमेशा बना है, तो उसे युक्त कहते हैं। और युंजन जैसे चिंता परक एकदम मेडिटेशन करा, समाधि धारण करी, उसके बाद कोई ज्ञान हुआ कि अच्छा ऐसे यहाँ होगा, ये दीवार के पीछे ये चीज़ है। दीवार तो खड़ी है लेकिन दीवार जैसे नॉर्मली देख रहे हैं तो नहीं पता चल रहा है। अब बिल्कुल चिंता करा, मेडिटेशन करा, उसके बाद पता चल गया अच्छा इस दीवार के पीछे एक पेड़ लगा हुआ है। तो वो ज्ञान जो होता है वो युंजन के अंदर आता है। तो ये था अलौकिक प्रत्यक्ष। फिर उसके बाद इंद्रियों की बात करते हैं। इंद्रिय, तो इंद्रिय मतलब होता है आत्मा। ये एमसीक्यू आया था, एमसीक्यू 2021 के पेपर में। तो इंद्रिय मतलब होता है आत्मा, और ज्ञ प्रत्यय लगाने से इंद्रिय शब्द बनता है। इंद्रिय, इंद्र प्लस ज्ञ, इंद्रिय। इंद्र आत्मा का जो चिन्ह होता है उसे इंद्रिय कहते हैं। और भोग साधनानी इंद्रियाणी, ये वात्सायन का श्लोक है, याद करिएगा, आपके एग्जाम में लिखने के लिए आसान रहेगा। उस आत्मा का भोग के साधनों को इंद्रिय कहते हैं। अब इंद्रिय कितने टाइप की होती हैं? बुद्धि इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और उभय इंद्रिय। बुद्धि इंद्रिय चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसन और त्वक। तो चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, त्वक इंद्रिय। कर्म इंद्रिय क्या होती है? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये कर्मेंद्रिय होती हैं। कर्मेंद्रिय मतलब अपने जो वर्क हम लोग जिन इंद्रियों से करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो कर्मेंद्रिय होती हैं। और बुद्धि इंद्रिय मतलब इंटेलिजेंस और जिससे दिमाग वाली चीज़ें होती हैं जो भी, वो बुद्धि इंद्रिय के अंदर आती है। उभय इंद्रिय जो दोनों काम करता है, उभय मतलब दोनों, जो होता है मन, एज अ कर्मेंद्रिय और एज अ बुद्धि इंद्रिय दोनों की तरह काम करता है। तो टोटल 11 इंद्रिय होती हैं। कोई पूछे कि इंद्रिय कितनी होती हैं? 11 इंद्रिय होती हैं। इंद्रिय पंचक की बात करते हैं तो पंचक क्या होता है? 5 चीज़ें, 5 चीज़ें, पंचक। तो इसमें है ई खलु पंचेन्द्रियाणि, पंचेन्द्रियाणि द्रव्याणि, पंचेन्द्रियाणि अधिष्ठानानि, पंचेन्द्रियाणि अर्था, पंचेन्द्रिय बुद्धियो भवन्ति युक्त मितेन्द्रिय अधिकारो। जैसे पंचेन्द्रिय क्या होती है? श्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसन और घ्राण। अब इसके द्रव्य क्या है? द्रव्य है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सिंपल। फिर उसके बाद पंचेन्द्रिय के अधिष्ठान क्या है? तो पंचेन्द्रिय के अधिष्ठान है दोनों कान, त्वचा, दोनों आँख और जीवा और दोनों नाक। श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन, घ्राण। पंचेंद्रिय के अर्थ की बात करते हैं तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध होते हैं अर्थ। ये आपको हम मतलब पढ़ा था आपने पंचमहाभूत चैप्टर में, यहाँ पे एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। पंचेंद्रिय की बुद्धि की बात करते हैं, श्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसन और घ्राण होती है बुद्धि। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी चीज़ें हैं। फिर पंच कर्मेंद्रिय के क्या होता है? तो कर्मेंद्रिय क्या होते हैं? हस्त, पाद, गुदा, उपस्थ और वाक। हस्त, पाद, पायु,
उपस्थ और इसी तरीके से वाक आ जाता है, 5 होते हैं। इसको इस तरीके से बोलते हैं, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, या फिर हस्त पाद गुदा उपस्थ और वाक। ये 5 कर्मेंद्रिय होती हैं। इसमें हस्त का कार्य ग्रहण या एवं धारण करना होता है, कोई भी हाथ में चीज़ लेना। पाद मतलब पैर होता है, कर्म इसका गमन होता है, पायु और उपस्थ ये अपने जननेन्द्रिय की बोल लीजिए, ऐसा कहते हैं इसको। मल और मूत्र का विसर्जन एवं जीवा, इसका जीवा वागेंद्रिय काम होता है बोलना, ठीक है, वाणी। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इंद्रियों की वृत्ति की बात करते हैं तो रूप आदि 5 अर्थ का जो आलोचन करना होता है, मात्र ज्ञानेंद्रियों की वृत्ति होती है। वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग और आनंद, ये वृत्तियां कर्मेंद्रिय को, मतलब काम की बात करते हैं। वृत्तियां होती हैं कर्म, ऐसे कह सकते हैं कि इंद्रियों के क्या काम होते हैं। तो वचन मतलब बोलना, आदान मतलब देना वेना, विहरण चलना, उत्सर्ग और आनंद, ये कर्मेंद्रिय की वृत्तियां होती हैं। बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट हाँ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जनरल बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी क्या कहते हैं उसे, बेस बनाता है। फिर त्रयोदश करण, बहुत इंपॉर्टेंट फिर नहीं है ये भी, बस चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि मन, बुद्धि, 5 बुद्धिएंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये द्वादश करण बोलते हैं। और चक्षु आदि जो 10 बाहेंद्रिय होती है, मतलब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये मन, बुद्धि और अहंकार, इसको मिलाकर सांख्य दर्शन कहते हैं। ये त्रयोदश करण होता है। इसमें 5 जो कर्मेंद्रिय होते हैं उसके अपने अपने विषय होते हैं, उनका अपना अपना काम होता है। और इसका 5 अवयव द्वारा शरीर के धारण एवं ज्ञानेंद्रिय अपने अपने विषय को प्रकाशित कर्म करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इन सब चीज़ों की मदद से जो अपने ज्ञानेंद्रिय होती है, कर्मेंद्रिय होती हैं, ये अपना कार्य करती हैं। इनकी मदद से अपना जो डेली लाइफ की रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम कर पाते हैं। अंतःकरण चतुष्ट, ये कभी कभी आ जाता है, बट 5 नंबर में नहीं आएगा क्योंकि बहुत बड़ा नहीं होता, MCQs में आ सकता है, तो इसलिए देख लीजिए। अंतःकरण चतुष्ट क्या होता है, वेदांत दर्शन के अनुसार मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये होता है। और सांख्य दर्शन के अनुसार मन, बुद्धि और अहंकार बोलते हैं। तो जहाँ अंतःकरण चतुष्ट की बात है वहाँ पे लिख लीजिएगा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 होते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, या फिर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 अंतःकरण होते हैं। मन का संशय, बुद्धि का निश्चय, अहंकार का गर्व और चित्त का स्मरण, ये विषय होते हैं। ये सिंपल सी बात है, याद करने वाली चीज़ें हैं। सांख्य दर्शन ने मन, बुद्धि, अहंकार 3 अंतःकरण माने हैं, चित्त का बुद्धि में अंतर्भाव कर लिया है, ठीक है। फिर अंतःकरण की वृत्तियाँ, मतलब अंतःकरण के क्या काम होते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 अंतःकरण कहलाते हैं। और इस मतलब किसने बताया, ये सांख्य दर्शन ने बताया कि मन, बुद्धि, अहंकार होते हैं और चित्त का बुद्धि के अंदर अंतर्गत कर लेते हैं, अंतर्भाव कर लेते हैं। और अपने अपने लक्षणों का इनका अपना अपना काम होता है। जैसे बुद्धि का निश्चय करना, अहंकार का अभिमान करना, मन का संकल्प या विकल्प करना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। अंतःकरण क्या क्या होते हैं, इनके नाम याद कर लीजिए। और जैसे यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रधानता क्या होते हैं, करणों में अंतःकरण की प्रधानता, तो मन और अहंकार सहित बुद्धि बाहेंद्रिय द्वारा अर्पित समस्त विषय जो होते हैं उसका निश्चय करती है। इसलिए 3 प्रकार के अंतःकरण प्रधान कहे गए हैं। शेष बाहेंद्रिय दशविध करण अप्रधान है। जो दशविध करण होते हैं, जो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, वो अप्रधान होते हैं। और बाहेंद्रिय, बुद्धि बाहेंद्रिय की अपेक्षा करती है तो प्रधान है, किंतु मन और अहंकार से भी वह प्रधान है, क्योंकि बाहेंद्रिय अपने अपने विषयों का आलोचन करके अपने प्रधान मन को अर्पण करती है। इसमें बस यही बता रहे हैं कि बुद्धि जो है वो सबसे प्रधान कही गई है, बस इतना मतलब है, बहुत ज़्यादा इसमें उसमें नहीं जाना। तो बुद्धि प्रधान होती है और जो दशविध होते हैं अपने करण, जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय होते हैं वो अप्रधान होते हैं, ऐसा बताया है। प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष परीक्षा में बाधक भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको आप डिटेल में जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, विद एग्जाम्पल आपके मन में जो जो चीज़ें आए वो बना सकते हैं। जैसे
कि कोई चीज़ है वो क्यों नहीं हम लोग को दिख पा रही है या फिर प्रत्यक्ष क्यों नहीं कर पा रहे हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा समीप है, इतने आंखों के पास आ गया कि दिख ही नहीं रहा ये क्या चीज़ है, या फिर वो बहुत दूर है, इतना दूर है तारों के पास, मतलब छोटे छोटे तारे हैं तो दिख ही नहीं पा रहे हैं, तारा दिख रहा है बस एक छोटा सा डॉट, बट वो दिख नहीं पा रहा उस तारे के सरफेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये अत्यंत दूर हो गया। आवरण मतलब ढका रहना, उस पर कोई पर्दा पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है या फिर सामने कोई चीज़ रखी हुई, दीवार खड़ी है उसके आगे, तो ये हो गया आवरण। इंद्रिय दौर्बल मतलब आंखें ही कमजोर हो गई तो देख ही नहीं पा रहे हैं। मन की चंचलता, अब मन कहीं और लगा हुआ है तो कैसे दिखेगा। सामान्य विहार मतलब समान राशि वाले हैं, जैसे घुन और गेहूं, अब दोनों एक में मिले हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा। अभिभाव किसी एक वस्तु का दूसरों से दब जाना, जैसे दिन के समय जो तारे होते हैं वो मतलब चले जाते हैं, दब जाते हैं क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हो गया अभिभाव। अत्यंत सूक्ष्म होना, बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल से नहीं दिख पा रहे हैं आंखों से, तो ये प्रत्यक्ष परीक्षा में बाधक भाव आता है। ये इसको आप जितने अच्छे तरीके से लिख पा सकते हैं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विद एग्जाम्पल्स, जो भी आपके एग्जाम्पल्स मन में आते हैं वो लिख लीजिएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण में सहायक प्रमाण अथवा उसके होते हुए अन्य प्रमाणों की क्या आवश्यकता है, तो इसमें बता रहे हैं कि आस्तिक हो या नास्तिक हो, सभी दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो होता ही होता है, प्रत्यक्ष तो अल्प, लेकिन प्रत्यक्ष तो अल्प विषय है, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ जो हम लोग को आंखों से दिख रहा है वही चीज़ है, उसके अलावा कुछ चीज़ ही नहीं है। प्रत्यक्ष बहुत, जो हम लोग आंखों से देख रहे हैं वो बहुत कम चीज़ है, बहुत ज़्यादा भी चीज़ें हम लोग को दिखती ही नहीं है। जैसे हवाएं दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो वही है। अप्रत्यक्ष अनल्प है, मतलब बहुत ज़्यादा है, जिसकी जानकारी के लिए अथवा यथार्थ ज्ञान के लिए अन्य प्रमाणों की सहायता लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष बहुत कम है। अब और जो अप्रत्यक्ष है वो बहुत ज़्यादा है। अब अप्रत्यक्ष का ज्ञान करने के लिए अन्य प्रमाणों की हम लोग को आवश्यकता होती है, तो वही बताया गया है कि यहाँ पे इसीलिए दूसरे प्रमाणों की हम लोग को ज़रूरत पड़ी प्रत्यक्ष प्रमाण होने के बावजूद। और प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब इसमें बता रहे हैं कि क्या है अनुसंधान की दृष्टि से प्रायोगिक अध्ययन, ये इम्पॉर्टेंट है। ये 2022 के पेपर में आ गया था। 2022 का पेपर बहुत कठिन था पदार्थ विज्ञान का, ये जान लीजिए, तो देख लीजिएगा, डाल रखा है उसका। तो चक्षु इंद्रिय द्वारा परीक्षा रोगी के वर्ण रंग, मतलब ये बता रहे हैं कि अनुसंधान की दृष्टि से क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय जैसे होती है तो उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान कर पाते हैं, जैसे कि रोगी का कलर क्या है, वो किस तरीके का दिख रहा है, उसका लंबाई चौड़ाई क्या है, उसकी मतलब अपचय उपचय क्या है, मतलब पुष्टि क्या है, छाया कैसी है उसकी, पुरीश कैसा है, मूत्र कैसा है, उसकी वमन से निकले द्रव्य की मात्रा क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग चक्षु इंद्रिय द्वारा करते हैं। फिर श्रवणेन्द्रिय द्वारा परीक्षा, जैसे पेट में कैसे गुड़गुड़ाहट कैसे किस तरीके की हो रही है, हम सुनना, ऑस्कल्टेशन, प्रिगर्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग श्रवणेन्द्रिय द्वारा करते हैं। घ्राणेन्द्रिय द्वारा परीक्षा, जैसे पुरीश किस तरीके की स्मेल कर रही है, ठीक है, मूत्र पुरीश की स्मेल क्या है, पहले के टाइम पे ऐसा करते थे, तो वही है घ्राणेन्द्रिय द्वारा। स्पर्शेंद्रिय द्वारा मतलब टच करके रोगी की शरीर किस तरीके के शून्यता, रुक्षता, सप्ताह, स्पंदनता, लक्षण, हरता, ये सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान करना स्पर्शेंद्रिय द्वारा होता है, टच के जरूरी। रसनेन्द्रिय मतलब किस तरीके से जो आतुर है उसके टंग का टेस्ट कैसा है, ये हम लोगों को प्रश्न द्वारा पूछना। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि रसनेन्द्रिय द्वारा क्या परीक्षा करते हैं, यार हम लोग टेस्ट करते हैं क्या रोगी का कुछ, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोगी का टेस्ट कैसा है ये उससे क्वेश्चंस पूछना कि हाँ तुम्हें खाने का मन कर रहा है, तुम्हें टेस्ट आ रहा है किसी चीज़ का, नहीं आ रहा है, स्वाद कैसा है इसका, अम्ल है, लवण है, तो ये सारे प्रश्न पूछना बेस्ड ऑन रोगी का रसनेन्द्रिय कैसा है, इज दिस परीक्षा। ठीक है, आतुर की शरीरगत रस अनुमान द्वारा जानना, ठीक है। मुख्य प्रश्न द्वारा परीक्षा करते हैं कि प्राकृत है कि वैकृत है। फिर अष्टस्थान परीक्षा आती है इसी में, तो ये आ सकती है आपके में कि अष्टांग परीक्षा क्या होती है, इसका नाम लिखो। तो नाड़ी परीक्षा, मूत्र परीक्षा, मल परीक्षा, योग रत्नाकर में अष्टस्थान का वर्णन किया गया है। योग रत्नाकर, इसको नीचे लिखते हैं, योग रत्नाकर,
योग रत्नाकर में अष्टांग परीक्षा की करा गया, जिसमें नाड़ी परीक्षा, मूत्र परीक्षा, मल परीक्षा, जीवा, स्पर्श, शब्द, दृष्टि, आकृति, ये सारी परीक्षाएं होती हैं। इसके बारे में डिटेल में आप सेकेंड ईयर में रोग निदान में पढ़ेंगे, तो इसके लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। नाड़ी परीक्षा मतलब पल्स एग्जामिनेशन, मूत्र परीक्षा मतलब यूरिन एग्जामिनेशन, मल परीक्षा मतलब आपका स्टूल एग्जामिनेशन, जीवा परीक्षा मतलब टेस्ट एग्जामिनेशन, स्पर्श शब्द मतलब इसको कह सकते हैं कि जो आवाज़ है उसको सुनना, स्पर्श मतलब टच करके देखना, दृष्टि मतलब आंखों से देखना, और आकृति उसकी किस तरीके से उसकी बनावट है वो देखना, इस अष्टांग परीक्षा। तो ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, इतनी ही चीज़ें थी। और इसके अलावा प्रत्यक्ष प्रमाण में कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, चाहे जितना पेपर कठिन बना है 2022 से 22 जितना भी पेपर कठिन बना था, तो भी उसमें इससे बाहर चीज़ें नहीं आई थी। अगर आप इतनी चीज़ें कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आयुर्वेद को सीरियस ले रहे हैं यार। देखो आयुर्वेद को सीरियस लेना पड़ेगा यार, क्योंकि आप आयुर्वेद के इंसान हो तो बीएमएस को मस्त एकदम ऐसा करो यार कि कम से कम ये तो कि हाँ आयुर्वेद के हैं तो आयुर्वेद की तो जानकारी। अब जाओगे कहीं प्रैक्टिस करते रहोगे किसी के अंडर करते रहोगे, अब वो अपना कहेगा कि हाँ मैं बड़ा, तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम झुकोगे उसके सामने, ठीक है, चार बातें सुनाएगा, फिर उस काम करोगे, तो फिर अपनी भी वैल्यू कम करा रहे हो, अपने कोर्स की भी वैल्यू कम करा रहे हो। तो ये मत करो, अपने कोर्स को बड़ा समझने का चालू करो, अपने कोर्स को अच्छे तरीके से करो यार। बीएमएस या आयुर्वेद को आगे तुम ही लोगों को बढ़ाना है, और मैं बता रहा हूँ भरोसा कर लो, 10 साल में आयुर्वेद की क्या स्थिति होने वाली है देखते जाना बस। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आयुर्वेद, तुम लोग सोचोगे कि हाँ यार सही करा आयुर्वेद लिया। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 14 में, 14 जिसका नाम है आपका अनुमान प्रमाण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बहुत कठिन चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको बुक से पढ़ के समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, बुक से वैसे पढ़ के समझ नहीं आता है किसी को, तो ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तब आ जाइएगा मस्त पढ़ने के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खेल कूद करते रहिए, मज़े करते रहिए, टाटा बाय बाय।